आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी करवाया। फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट आता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच आर वेरी यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। दीज डॉक्यूमेंट्स आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। मैंने आपको लास्ट क्लास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में भी बताया कि ये होता क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अगर हम ब्रीफ में डिस्कस करें, इसमें कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस की बात होती है, कंपनी के लिमिटेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी का स्कोप क्या है, ये सब पॉइंट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। कंपनी को क्यों फॉर्म कर रहे हैं, कंपनी का एम क्या है, यहाँ पर सारी जो भी इंफॉर्मेशन है एमओए की वो क्रेडिटर्स को प्रोवाइड होती है। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है उसमें, क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स, शेयर होल्डर्स, बिकॉज दिस इज ओपन फॉर ऑल। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बच्चों जो भी मेंशन होगा वो इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए ओपन है। सब इस इंफॉर्मेशन से कोई भी कंक्लूजन विड्रॉ कर सकते हैं कि कंपनी की इमेज कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है विद द हेल्प ऑफ दिस एमओए। तो इसमें फर्स्ट क्लॉज आता है एमओए में, इसके कंटेंट्स हैं कुछ, तो उसमें फर्स्ट कंटेंट्स है कंटेंट्स ऑफ एमओए, जिसमें फर्स्ट क्या आता है, कंपनी के नेम क्लॉज की बात होगी। यहाँ पर नेम क्लॉज कि कंपनी का नेम क्या होगा। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कोई भी नेम ऐसा नहीं चूज करना हमें जो दूसरे नेम से सिमिलर हो। एक कंपनी का नेम दूसरी कंपनी से अगर सिमिलर होगा तो जो दूसरी कंपनी की गुडविल है, इमेज है, वो हमारी कंपनी की इमेज को अफेक्ट करेगी। बिकॉज जो जनरल पब्लिक है वो हमारी कंपनी को हमारे नेम से जानती है, और अगर आप किसी और कंपनी का नेम यूज करते हैं, इससे आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट पड़ता है। तो हमें इन सब बातों का यहाँ ध्यान रखना है कि कोई भी आपको सिमिलर नेम नहीं यूज करना। प्राइवेट कंपनी के केस में पीवीटी वर्ड यूज होता है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आता है पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज यूज करते हैं हम। फाइन, आपको कोऑपरेटिव वर्ड को यूज नहीं करना होता, कोऑपरेटिव वर्ड नहीं यूज करना। आपकी कंपनी का नेम इट शुड नॉट बी सिमिलर टू अदर कंपनी। दिस इज नेम क्लॉज। आफ्टर दिस नेक्स्ट इज सिचुएशन क्लॉज। नाउ व्हाट इज सिचुएशन क्लॉज? सिचुएशन क्लॉज इज कि आपकी कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, क्योंकि हमें उसी प्लेस के, उसी स्टेट के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आप जो रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं उसी स्टेट का होगा जहां पर आपकी कंपनी सिचुएटेड है, बिकॉज उसी स्टेट का रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है सभी डॉक्यूमेंट्स को, चेक करता है, लीगली वो वेरीफाई करता है कि वो ठीक है, वैलिड है या नहीं है। सेटिस्फाई होने के बाद ही आपको अप्रूवल मिलता है। तो हियर यू हैव टू मेंशन कि आपकी कंपनी लोकेटेड कहाँ है, स्टेट क्या है, उसकी प्रॉपर एड्रेस क्या है, ऑफिस की सिचुएशन क्या है, ताकि इन केस फर्दर फ्यूचर में अगर कभी आपको शिफ्टिंग भी करनी पड़े, ट्रांसफर भी लेनी पड़े, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। फाइन, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। नाउ ऑब्जेक्ट्स क्लॉज क्या है? ऑब्जेक्ट्स क्लॉज इट मीन्स कि कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से उसकी फॉर्मेशन हुई है, कंपनी फॉर्म होने का पर्पस क्या है, एम क्या है। कंपनी कोई इलीगल बिजनेस तो नहीं कर रही, आपको अपने बिजनेस की पूरी डिटेल ऑब्जेक्ट क्लॉज में बतानी होगी। यहाँ पर मेंशन करना होगा कि कंपनी किस पर्पस से फॉर्म हुई है, प्रॉपर डिटेल में आपको सब बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर रजिस्ट्रार इससे सेटिस्फाई नहीं है ऑब्जेक्टिव से, तो वो आपको अप्रूव नहीं करेगा कि आप कंपनी फॉर्मेशन के लिए एग्री नहीं करेगा, आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो यहाँ आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं दे मस्ट बी लीगल, इलीगल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए आपका। इट शुड नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू प्रोविजंस ऑफ लॉ, नॉट कॉन्ट्रेरी टू प्रोविजंस ऑफ लॉ। लॉ के अगेंस्ट में जाकर आपको कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करना जो लॉ की
फेवर में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लायबिलिटी क्लॉज। नेक्स्ट है बच्चों इसमें लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज क्या है कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड रहेगी, जितना उन्होंने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अमाउंट इन्वेस्ट करा है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स इशू करे कंपनी ने, 1000 शेयर्स। सपोज पब्लिक ने पे कर दिए 7 रुपीज, 10 का शेयर है एंड पब्लिक हैज पेड 7 रुपी पर शेयर। ये पे कर चुकी है पब्लिक। 3 रुपीज जो अनपेड अमाउंट रह गया, कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है टिल दैट कि उनका अमाउंट जो 3 रुपीज है वो रह गए हैं, तो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी रहेगी इस 3 रुपीज तक। मतलब आउट ऑफ 10 दे हैव पेड 7 रुपीज, तो उनका यहाँ पर अब लायबल अमाउंट कितना रह गया जो उन्हें जरूरत है पे करने की, 3 रुपीज। वो 3 रुपीज जो रह गए हैं वो सिर्फ अब वही पे करेंगे। मतलब लायबिलिटी क्लॉज में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी रहती है, टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। शेयर होल्डर्स ने जितना बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करा है, अगर उन्होंने 1000 शेयर्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग 10 के अकॉर्डिंग 10,000 तक उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। 7 पे कर दिया तो 3 रुपीज उनकी लायबिलिटी रह गई विच दे नीड टू पे। तो दिस इज द लायबिलिटी क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने डिफरेंट क्लॉजेस पढ़ रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट आता है बच्चों कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या है बच्चों कि आपको गवर्नमेंट से कितनी कैपिटल की अथॉरिटी मिली है, आप इशू कितनी कैपिटल करे हैं, आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, ये सब डिटेल आपको यहाँ मेंशन करनी है कि गवर्नमेंट ने हमारी ऑथोराइज कैपिटल कितनी हमें अथॉरिटी दी है कैपिटल को इशू करने की। हमें यहाँ मेंशन करना होता है कि कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है और कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी है और हम उसे कितने शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज द कैपिटल क्लॉज कि आप उसको कितने शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिल रहे हैं हमें उस रजिस्टर्ड या उस ऑथोराइज कैपिटल के। नेक्स्ट है बच्चों इसमें एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज और यू कैन से सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये क्या है सब्सक्रिप्शन क्लॉज? ये एक डिक्लेरेशन है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक डिक्लेरेशन देते हैं। वो क्या है डिक्लेरेशन कि वी द सेवरल पर्सन्स, उन्होंने अपने नेम्स अपने एड्रेसेस सबमिट कर दिए हैं एंड दे आर रेडी टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स। उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सारे रूल्स फॉलो करे हैं, नेम एड्रेसेस सबमिट करे हैं और दे आर रेडी टू बाय क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स। और इसे साइन कौन करेगा इस डिक्लेरेशन को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये एसोसिएशन क्लॉज। इस क्लॉज में क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन देते हैं। कैसी डिक्लेरेशन कि हमने अपने नेम्स और एड्रेसेस सबमिट कर दिए हैं एमओए में और अब हम क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स के लिए सुटेबल है, हम क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स को अप्लाई कर रहे हैं और उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करते हैं कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इस चीज को एग्री कर रहे हैं। फाइन। तो दिस इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने नेम एड्रेसेस सबमिट कर दिए हैं, जो भी कंपनी बनी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पास, और वो रेडी है क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स के लिए और इसमें उन्होंने साइन कर दिया है। अब यहाँ पर ये सारे क्लॉसेस बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस है, कंपनी की लिमिटेशंस है, वो इस एमओए में होती हैं। डिफरेंट क्लॉजेस मैंने आपको बताया, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। अब मैं इसके बाद आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताऊंगी। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि कंपनी क्या मेंशन करती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में? पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स, ये सब मेंशन करती है। और किसके बारे में? शेयर होल्डर्स के, डायरेक्टर्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के,
शेयर होल्डर्स के, ऑफिसर्स के। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में मेंशन होता है कि कंपनी की जो इंटरनल वर्किंग है उसकी डिटेल मेंशन होती है, जैसे पावर्स क्या रहेंगी, ड्यूटीज क्या रहेंगी, राइट्स क्या रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, ऑफिसर्स के, शेयर होल्डर्स के, सबके। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एक और नेम से भी हम बुलाते हैं बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ये नेम चेंज होकर भी आ सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि ये मैनेजमेंट की अंदर की इंटरनल अफेयर्स की डिटेल रखती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ इसके कंटेंट्स क्या हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं कि शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल फर्स्ट, टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, किस किस टाइप के शेयर्स इशू करे हैं कंपनी में। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट है राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर, हर टाइप के बंदे के राइट्स क्या है। देन प्रोसीजर क्या है फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होगी, कितना टाइम गैप होगा एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन के बाद शेयर्स अलॉट कब होंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, जिन लोगों को हम शेयर इशू कर रहे हैं उन्हें शेयर सर्टिफिकेट देने का प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर आपको किसी अनदर शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफर करने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। देन प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, अगर कंपनी को शेयर्स फॉरफिट करने हैं उसका क्या प्रोसीजर है। इसी टाइप से री इशू का प्रोसीजर क्या रहेगा। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, आप उन्हें हटाएंगे कैसे और उनकी एंट्री कैसे होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। देन ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ड्यूटीज, पावर्स, रेम्यूनरेशन, सैलरी कैसे देनी है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड देने का प्रोसीजर क्या रहेगा। वाइंडिंग अप का प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर कंपनी को वाइंडिंग अप करनी है। प्रोसीजर रिगार्डिंग कि अगर हमें कंपनी को ऑडिटिंग करनी है बुक्स की, ऑडिटिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कवर अप होते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सब पॉइंट्स आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल क्या रहेगी, किस टाइप के शेयर्स होंगे, शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, शेयर सर्टिफिकेट इशू कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, फॉरफीचर, री इशू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या हैं, पावर्स क्या हैं, उनकी रेम्यूनरेशन का प्रोसीजर, डिविडेंड देने का प्रोसीजर, आफ्टर दैट कंपनी अगर वाइंड अप होती है कंपनी की ऑडिटिंग का प्रोसीजर क्या है। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आफ्टर दिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी। तो प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी क्या होता है। कंपनी के प्रोस्पेक्टस का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑफर कर रहा है लोगों को कि कंपनी शेयर्स इशू करेगी या डिबेंचर इशू करेगी, तो कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ प्रोवाइडेड होगी, प्रोस्पेक्टस में, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी किस टाइप के शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, पूरी डिटेल कंपनी के बारे में, लोकेशन ऑफ कंपनी, ये सब क्लॉज मैंने आपको बता दिए।
शेयर्स का टाइप कैसा है, किस टाइप के कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब वो अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी हमें कौन प्रोवाइड करता है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस हमें एक डिटेल देता है कि आपको वेदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कंपनी ऑलरेडी कितना बिजनेस कर रही है, किस टाइप से डिविडेंड दे रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में मिलती है। फाइन। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है चॉइस और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें किस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस केस में सुटेबल है ये बताना होता है। ठीक है, तो चॉइस और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चॉइस और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये डिपेंड करता है आपके पास फाइनेंस कितना अवेलेबल है। अगर हमारे पास फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूज फंड्स है हमारे पास, ह्यूज फंड्स, उस केस में क्या है, आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इजीली कर सकते हैं। बट अगर आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, लैक है, यू आर लैकिंग फंड्स, उस केस में आप सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप सिंगल इन्वेस्टर हैं, फंड्स की आपको प्रॉब्लम है। बट अगर ह्यूज फंड्स हैं तो आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। अगर आप लायबिलिटी बियर कर सकते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, क्योंकि आप सिंगल ओनर हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, तो यहाँ पर लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड, टिल द अमाउंट ऑफ आपने बिजनेस में जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल में ये है कि अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस पे पूरा कंट्रोल रहे, आप अकेले ओनर रहे, आप किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहते, तो आप कैसी फॉर्म ऑफ बिजनेस लेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर आपको लगता है कि आप डिग्री ऑफ कंट्रोल में पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूसरे की इंटरफेरेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें कंट्रोल क्या हो जाएगा, हमारा शेयरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल कंसीडरेशन। कैपिटल कंसीडरेशन में क्या है कि अगर आपके पास आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, लार्ज स्केल पर बिजनेस करने में क्या है, आपको फंड्स की ज्यादा जरूरत रहेगी, तो वो पॉसिबल है पार्टनरशिप में या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उसमें आपके पास अलग अलग सोर्सेज से फंड्स आ जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप स्मॉल स्केल के लिए बेस्ट है, क्योंकि वहां पर एक सिंगल पर्सन ही अकेला बिजनेस को मैनेज कर पाएगा। लार्ज स्केल पे सिंगल पर्सन इजीली वर्क नहीं कर पाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। वहां पार्टनरशिप या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहेगा। फाइन। इसके बाद लास्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब किस केस में हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सिंगल ओनर है, अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग या उसकी डेथ होती है तो बिजनेस वहीं पर शट डाउन हो जाएगा। फाइन। लेकिन पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस और कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस में क्या है, किसी एक पार्टनर की डेथ होने से या मिसहैपनिंग होने से होल बिजनेस इफेक्ट नहीं होता। तो कंटिन्यूटी वाले पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज बेस्ट। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच वी हैव टू केप्ट इन माइंड कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको लगता है आपके पास फंड्स की कोई इश्यू नहीं है, आप पार्टनरशिप में करिए, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करिए। फंड्स की प्रॉब्लम है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल पर्सन ही बिजनेस करेगा। लायबिलिटी के केस में क्या है, अगर आप चाहते हैं मेरी लायबिलिटी ऑलवेज लिमिटेड रहे, तो उसमें क्या आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस अडॉप्ट करिए। अगर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉलो कर सकते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस करिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है बच्चों जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ चैप्टर जो भी हमने करा, चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा था, ये आज कंप्लीट होता है। होप से बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।